जोहार साथियों, जेपीएससी स्पेशल के सीरीज में स्वागत है आपका। आज से हम लोग नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जेपीएससी मेंस के लिए, जो आपके जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, अगर आप जेपीएससी की रेस में जीतना चाहते हैं ना, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जेपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था 17 मार्च को, उसका आंसर किया आ चुका है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए, जेपीएससी मेंस का जो एग्जाम होगा वो 6 पेपर में होगा, और हम लोग इस सीरीज में टोटल 4 पेपर को कवर करने वाले हैं बहुत ही विस्तार रूप से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास जो होने वाला है वो सामाजिक विज्ञान का होगा, इतिहास और भूगोल, जिसमें से पेपर थर्ड का करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और पहला सवाल यहाँ पे देखिए, सवाल नंबर पहला है, आर्य शब्द मूल रूप से किस भाषा का है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा का है, ठीक है। और बता दें एक चीज और यहाँ पे नोट करते चलिएगा, जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को साथ ही साथ बताते चलेंगे, ताकि आपके जेपीएससी मेंस के एग्जाम में कोई भी सवाल ना छूटे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं यहाँ पे साथियों, भारत में आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी, ध्यान रखिएगा, संस्कृत थी, जो कि ये एक इंडो आर्यन भाषा थी, ठीक है। कौन सा भाषा था? तो ध्यान रखिएगा, ये एक इंडो आर्यन भाषा थी। और भारत में आर्य भाषा का आरंभ जो हुआ था साथियों, आरंभ जो हुआ था, ध्यान रखते चलिएगा, आरंभ जो हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व के करीब हुआ था, ठीक है। भारत में जो आर्य भाषा का आरंभ हुआ था 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और भारत का सबसे प्राचीन भाषा अगर पूछा जाए, भारत का अगर पूछा जाए कि प्राचीन भाषा तो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, जिसे जो साथियों आर्य भाषा भी कहा जाता है, आर्य भाषा भी कहा जाता है, या तो फिर इसे देव भाषा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा साथियों, संस्कृत की उत्तराधिकारिणी कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत की उत्तराधिकारिणी जो है साथियों कौन है? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा जो साथियों, हिंदी भाषा वो संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। और हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ था वो संस्कृत भाषा से हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे, भारत में संस्कृत भाषा जो हुआ था, संस्कृत भाषा का उदय जो हुआ था साथियों 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक हुआ था, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक रहा था। और उसके बाद जो है साथियों इस भाषा को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। कितने भागों में? तो दो भागों में। पहला भाग था आपका वैदिक, वैदिक में, और दूसरा था आपका लौकिक। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। वैदिक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, वैदिक जो होता है साथियों, मूल रूप से वेदों की रचना किया जाता है, जिसमें से भाषा को वैदिक संस्कृत कहा जाता है। और इसमें से जो साथियों, इसमें से वेद वेद और ध्यान रखिएगा, वेद और उपनिषद का इसमें से जिक्र है। और लौकिक में जो साथियों, लौकिक में दर्शन ग्रंथों का जिक्र है, ठीक है, दर्शन ग्रंथों का जिक्र है, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क आप लोगों को पता चल गया होगा। वेद में जो साथियों वेद और उपनिषद का जिक्र है, और लौकिक में दर्शन ग्रंथों का जिक्र है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल नंबर दूसरा है, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुआ था? ये समझौता जो साथियों किस किस के बीच में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा जय सिंह और शिवाजी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं, ठीक है, जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 11 जून 1665 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर तीसरा, ये सभी जो है साथियों ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इतिहास का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतिहास का सवाल कर रहे हैं, टोटल 10 प्रश्न हम लोग इसमें से करेंगे, टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। और भूगोल का भी करेंगे, जो कि टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा और आपका 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसने उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्टिक रीजन को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया? सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, उत्तर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश जो है साथियों, एक ये बुक है, ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश, ये एक बुक है, जिसमें से जो साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत जो साथियों तिब्बत गिरह सिद्धांत दिया था। क्या चीज सिद्धांत दिया था? तो ध्यान रखिएगा, सिद्धांत, इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, जो कि सिद्धांत था तिब्बत आर्यों का मूल गिरह, आर्यों का
मूल घर या फिर मूल ग्रह दिया था, ये सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार ये दिया गया था कि ये तिब्बत जो साथियों आर्यों का मूल घर घर है। ये किस में दिया गया था? सत्यार्थ प्रकाश में, जो कि दयानंद सरस्वती का एक बुक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन किन के द्वारा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो साथियों ये है मध्य एशिया की अगर बात करें साथियों, मध्य एशिया में, मध्य एशिया सिद्धांत में जो साथियों मैक्स मूलर, ध्यान रखते चलिएगा, मैक्स मूलर के अनुसार जो साथियों मध्य एशिया जो साथियों आर्यों का मूल घर जो है कहा गया था। किसके अनुसार? तो मैक्स मूलर के अनुसार। ध्यान रखिएगा, मैक्स मूलर के अनुसार। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने जो साथियों आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत दिया था। ध्यान रखिएगा, आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत ये किनके द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, जिसमें से उन्होंने ये प्रतिपादित किया था कि आर्कटिक क्षेत्र जो साथियों आर्यों का मूल घर है, यानी कि उत्तरी ध्रुव इनका मूल घर है। ठीक है, ये किनके द्वारा दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जो कि आपके क्वेश्चन में भी है। और उनका विचार ये है कि ऋग्वेद में जो साथियों प्राकृतिक घटना का वर्णन उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में इसका मिलता है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा है, गंगा नारायण ने झारखंड में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? सही उत्तर हो जाएगा साथियों, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये भूमिज विद्रोह कब से कब तक हुआ था? ध्यान रखिएगा, 1832 से लेकर के 33 के बीच में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं तमाड़ विद्रोह। तो तमाड़ विद्रोह ये अंग्रेजों के विरुद्ध जो साथियों सबसे लंबा विद्रोह था, सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह जो आंदोलन था यही था। ये जो साथियों ये 6 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? तो ध्यान रखिएगा, ये 6 चरणों में विद्रोह हुआ था। प्रथम चरण की अगर हम बात करते हैं, पहला जो चरण हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1782 से लेकर के 83 के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका नेतृत्व जो किया था भोलानाथ ने किया था। ठीक है, भोलानाथ सिंह ने किया था, ठाकुर भोलानाथ सिंह इसका पूरा नाम है। दूसरा चरण जो हुआ था साथियों, दूसरा चरण आप लोग ध्यान रखिएगा 1789 में हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व जो साथियों, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, विष्णु मानकी ने किया था। विष्णु मानकी ने इसका नेतृत्व किया था। तीसरा चरण जो हुआ था साथियों 1794 से लेकर के 98 के बीच में हुआ था, और नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व ध्यान रख लीजिएगा, भोलानाथ ने ही किया था, ठाकुर भोलानाथ सिंह ने ही किया था। ठीक है, चौथा चरण जो हुआ था साथियों, चौथा चरण 1807 से लेकर के 8 के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, और इसका नेतृत्व जो किया था, नेतृत्व ध्यान रख लीजिएगा, दुखन मानकी, दुखन मानकी ने किया था, या फिर दुखन शाही इनका नाम है। ठीक है, पांचवा चरण जो हुआ था साथियों, पांचवा चरण 1810 से लेकर के 12 के बीच में हुआ था, और नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व ध्यान रखिएगा, जागीरदार बख्तार शाह ने किया था। ठीक है, जागीरदार बख्तार शाह ने किया था। छठा चरण जो हुआ था साथियों 1819 से लेकर के 21, कोई कोई बुक में आपको 20 भी नजर आएगा, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो रुदन मुंडा ने किया था, रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा, रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा के द्वारा इसकी नेतृत्व किया गया था। और जुलाई 1820 में जो साथियों रुदन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था, और मई 1821 में जो साथियों कुंटा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1821 में इसका जो है साथियों दमन हो गया था इस तमाड़ विद्रोह का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगर यहाँ पे खेड़वार आंदोलन जो हुआ था, खेड़वार आंदोलन ध्यान रखिएगा, खेड़वार आंदोलन जो हुआ था वो 1874 में ये आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? ध्यान रखिएगा, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह जो साथियों ये 1772 से लेकर के 82 के बीच में हुआ था, और ये जो साथियों ये जनजाति जो है साथियों, ये जनजातीय विद्रोह जो साथियों इसकी 3 उपजातियां हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पहला उपजाति जो साथियों, पहला उपजाति क्या है? तो माल पहाड़िया, माल पहाड़िया। दूसरा जो साथियों सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। तीसरा जो साथियों
कुमार भाग पहाड़िया। ये आपसे सवाल पूछा गया था, इसलिए हम यहाँ पे नोट करवा दिए, ठीक है। और ये जो विद्रोह हुआ था, पहाड़िया विद्रोह जो साथियों, ये 4 चरणों में हुआ था। कितने चरण में? 4 चरण में हुआ था। पहला चरण जो हुआ था साथियों 1772 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? तो रमना आहड़ी, रमना आहड़ी ने किया था। दूसरा चरण जो हुआ था 1778 में हुआ था। 1778 में नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखिएगा, नेतृत्व किया था जगन्नाथ देव ने किया था, ठीक है। आपका तीसरा चरण जो हुआ था वो 1789 में हुआ था, 1779 में हुआ था, सॉरी। और चौथा चरण जो हुआ था आपका 1781 से लेकर के 82 में हुआ था, जो कि नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रानी सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी ने किया था। ये कहाँ की रानी थी? तो ध्यान रखिएगा, महेशपुर की रानी थी, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां, झारखंड क्षेत्रीय जो है साथियों स्वशासी परिषद यानी कि ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1995 में, 1995 यानी कि 9 अगस्त 1995 में इसका गठन किया गया था। और ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो साथियों 1929 में साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपा गया था, एक ज्ञापन सौंपा गया था जिसमें से झारखंड राज्य को अलग करने की एक मांग की गई थी। उसके बाद जो साथियों 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद जो साथियों अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया था 1947 के बाद। इसका स्थापना कब किया गया था, गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 19 मई 1968 को इसका गठन किया गया था। किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, डेविड मुंजनी ने किया था। और इस पार्टी का अध्यक्ष जो था, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो अध्यक्ष जो था वो बागुन सुमराई, ठीक है, बागुन सुमराई। और इसका महासचिव कौन थे? तो NE होरो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल जो है आपका, सवाल नंबर 6, इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सवाल आपको हम JSSC जो आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करवाए थे JPSC प्रीलिम्स के लिए, उसमें भी ये सवाल हम आप लोगों को करवा चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर ही, ठीक है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप सवाल नंबर 7वां है। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा राजा अर्जुन सिंह, उत्तर नंबर बी, राजा अर्जुन सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। सिंहभूम में जो साथियों 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे, ठीक है, कौन थे? तो राजा अर्जुन सिंह 1857 के सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है। और इन्होंने जो साथियों सिंहभूम के पोरहाट के राजा के रूप में शासन किया था। कहाँ का राजा था? राजा ध्यान रख लीजिएगा, पोरहाट के राजा थे, ठीक है। कहाँ के? तो पोरहाट के राजा में शासन किया था। बात करते हैं यहाँ पे टिकैत उमराव सिंह, ठीक है। टिकैत उमराव सिंह एक छोटा राज्य था जहाँ पे जिसे कहते हैं बंदगांव, जो झारखंड के रांची जिला में है, ठीक है, जो झारखंड के रांची जिला में वहाँ के राजा थे ये, ठीक है। आगे बात करते हैं राजा दुर्जन साल, ठीक है, ये एक नागवंशी राजा थे, ठीक है, नागवंश के राजा थे। बात करते हैं यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ शाही, ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ शाही जो कि ये बड़कागढ़ के राजा थे। और जो साथियों 1857 भारतीय विद्रोह में जो साथियों एक विद्रोही भी थे ये, ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ शाही। और बड़कागढ़ इसका राज्य था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8वां साथियों, मतविलास प्रश्न नामक रचना किस पल्लव शासक द्वारा रची गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। मतविलास प्रहसन नामक रचना किस पल्लव शासक द्वारा रची गई थी? सही उत्तर हो जाएगा साथियों
महेंद्र वर्मन तृतीय, सॉरी महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा जो साथियों, महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा जो साथियों इसे रचित किया गया था। और महेंद्र वर्मन प्रथम जो है साथियों तमिलनाडु पल्लव के राजा थे। ठीक है, कहाँ के, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु पल्लव के राजा थे। और इसका शासन काल ध्यान में रख लीजिएगा, शासन काल 571 से लेकर के 630 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, और मत विलास प्रश्न एक जो साथियों लघु एकांकी संस्कृत नाटक था। ठीक है, ये जो साथियों मत विलास जो है साथियों ये क्या है, तो ये एक संस्कृत नाटक था, एक एकांकी संस्कृत नाटक था। और जो कि देवनागरी में इसे जो साथियों मत विलास प्रहसन कहते हैं। और अंग्रेजी में जो साथियों ए फॉर्स ऑफ ड्रंकन स्पोर्ट्स है, जो कि ये साथियों सातवीं शताब्दी में ये लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सही उत्तर हो जाएगा साथियों सुहरावादी संप्रदाय के थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये शेख शिहाबुद्दीन जो साथियों, शिहाबुद्दीन नाम याद रखिएगा, शेख शिहाबुद्दीन द्वारा जो साथियों इसे स्थापित किया गया था। कब, तो ध्यान रखिएगा 1262 में इसे स्थापित किया गया था। और ये जो साथियों इसे संप्रदाय को जो साथियों सिलसिला भी कहा जाता है। और सिलसिला ये जो साथियों मुल्तान, लाहौर और सिंह के लोकप्रिय था ये सभी। ठीक है, कौन सा चीज, तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा सुहरावर्दी संप्रदाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 है, किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना किया था। कब, तो ध्यान रखिएगा 12 जून 1905 को किया था। कब, तो 1905 को किया था। कहाँ पे, तो पुणे, जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो साथियों आपका जो सवाल पूछेगा 10 के बाद जो आपका सवाल पूछा जाएगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है, लिखने वाला रहेगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहला आप लोग काम कीजिएगा इंट्रो देने का। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इंट्रो, उसके बाद आप लोग बॉडी का काम कीजिएगा, यानी कि मुख्य भाग लिखने का। उसके बाद एक कंक्लूजन जरूर दीजिएगा। ठीक है, कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका रहेगा परिचय रहेगा। उसके बाद आपका जो भी रहेगा मुख्य भाग रहेगा, मुख्य भाग को लिखना है। उसके बाद आपका निष्कर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निष्कर्ष आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 भाग में आपको सवाल का आंसर लिखना है, उत्तर। अगर 10 प्रश्न का रहेगा तो आप लोग 150 मार्क्स का 150 शब्दों में लिखना है। इस प्रकार से आपका सवाल रहेगा। ठीक है, या तो एक ही क्वेश्चन रहेगा आपका 40 मार्क्स का। इस प्रकार से आपका सवाल जो है डिस्क्रिप्शन में पूछाएगा। 10 क्वेश्चन आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। उसके बाद आपका सवाल पूछा जाएगा जो कि आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव में, लिखने वाला रहेगा, जो कि आपका हो सकता है एक क्वेश्चन रहेगा 10-10 मार्क्स का, जो कि आपका 4 क्वेश्चन रहेगा एक में। और 4 क्वेश्चन में से आपका टोटल 4 क्वेश्चन में जो रहेगा उसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि एक पेपर में आपको टोटल 6 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन। ठीक, तो 6 में तो आपका इस प्रकार से बटा रहेगा कि आपको 6 में से आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको टोटल 6 क्वेश्चन आपको बनाना है, जिसमें से एमसीक्यू कंपल्सरी रहेगा। ठीक है, और आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा या तो आपका रहेगा उसमें से 8 रहेगा या फिर 9 रहेगा, तो उसमें से आपको 5 कंपल्सरी रहेगा और एक तो आपका कंपल्सरी रहेगा ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस प्रकार से आपका सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, खंड बा में आ गया, क्योंकि ये सवाल नंबर 6 आ गया, क्योंकि उससे पहले आपका 4 सवाल और रहेगा, तो 4 में आपको 2 बनाना होता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से सवाल रहेगा, इतिहास और भूगोल में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो सवाल रहेगा आपका एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, पहला में एमसीक्यू रहेगा 10 क्वेश्चन, जिसमें से कंपलसरी है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी रहेगा। दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां
ये 4 सवाल है, इसमें से आपको दो बनाना है, ठीक है, 2 बनाना है। तो एक और एक यहाँ पे, 1 और 2 यहाँ पे, 3 सवाल यहाँ पे आ गया आपका, इतिहास का 3 सवाल हो गया। उसी प्रकार से भूगोल में 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके, कितना MCQ वाले रहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 7वां 8वां 9वां और 10 क्वेश्चन रहेगा। 3 यहाँ पे 4 जो क्वेश्चन रहेगा 7 8 9, ठीक है, 7 8 9 जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और इसमें से तब का 2 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन ये कंपल्सरी, 3 यहाँ पे हो गया, 3 क्वेश्चन यहाँ और 3 यहाँ, टोटल 6 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है। एक पेपर में आपका टोटल 6 क्वेश्चन बनाने हैं, टोटल आपका नंबर रहेगा 200 मार्क्स का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 100 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा भूगोल में, और 100 मार्क्स इतिहास में रहेगा। इसी प्रकार से आपका हर एक में रहेगा, हर एक सब्जेक्ट में आपका हर एक पेपर में बटा रहेगा, ठीक है। इसी में आपको 2 भाग दिया रहेगा, और सारे जो पेपर हैं उसमें आपको बताएंगे जब वो पेपर आप लोगों को करवाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की न्यूनतम है? भारत की न्यूनतम जो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना चट्टान जो साथियों, गोंडवाना चट्टान। इसका शब्द जो साथियों गोंड जनजाति से मिला था, ठीक है, गोंड जनजाति से रखा गया है। और गोंड जनजाति जो साथियों मुख्यतः तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और झारखंड, इन सभी राज्यों में बटा हुआ है। और इस चट्टान प्रणाली का विशाल कार्बन भंडार है जो साथियों, इस चट्टान प्रणाली में जो साथियों विशाल कार्बन भंडार है। और इसमें भारत में जो साथियों 98% जो साथियों कोयला भंडार है, कोयला भंडार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो साथियों 2 प्रमुख मुख्य श्रृंखला है, इसमें प्रमुख 2 मुख्य श्रृंखला है जो कि अब ध्यान रखिएगा, दामुड़ा और पंचेत, ठीक है, ये 2 ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे विंध्यन चट्टान प्रणाली। ये साथियों ये एक अवसादी चट्टान है, ठीक है, ये आपका एक अवसादी चट्टान है जिसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स जिसे कहते हैं। इस संचरण में जो साथियों जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, जीवाश्म पाए जाते हैं। और ये जो साथियों मुख्यतः जो साथियों राजस्थान से लेकर के बिहार तक फैला हुआ। और इस प्रणाली में हीरों की खानें पाई जाती है, ठीक है, हीरों की खानें यहाँ पे पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो साथियों पन्ना मध्य प्रदेश में, जो कि गोलकुंडा कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पन्ना एक कहाँ पे है, पन्ना आपका हो गया मध्य प्रदेश में है। और एक और है आपका गोलकुंडा जो कि कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है, ठीक है। और इसका उपयोग जो साथियों घर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जो साथियों इसमें जो आपका होता है वो चूना पत्थर, ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, चीनी मृदा, इस प्रकार के खनिज इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कुड़प्पा, ध्यान रखिएगा, कुड़प्पा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कुड़प्पा चट्टान ये जो साथियों ये धरवाड़ चट्टानों से कटा हुआ और ये अवसादी चट्टान कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये मुख्य रूप से जो साथियों मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और इसमें खनिज जो है साथियों, खनिज किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बलुआ पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर और संगमरमर और अब्रक पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें धरवाड़ जो साथियों ये आर्कियन चट्टानों के शरण में और अवसादी चट्टान के कारण ये बनता है। और अरावली, ध्यान रखिएगा, ये पर्वतमाला, इस चट्टान के में कई सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर दूसरा है आपका जो है इलास्टिसिटी रिबन थ्योरी जो साथियों ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जो कि प्रत्यस्थ पुनर्संचरण सिद्धांत जो है साथियों किसके द्वारा दिया गया था। सही उत्तर हो जाएगा HF रेड, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूकंपों की जो साथियों उत्पन्न होने के कारण को स्पष्ट करने के लिए जो साथियों इसे वहां पे पता लगाने यानी कि अनुमान लगाने के लिए ये सिद्धांत दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था। और बात करते हैं यहाँ पे भूविज्ञान में जो साथियों प्रत्यस्थ पुनः सिद्धांत जो है आपका इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जो साथियों ये
जो है साथियों संतोषजनक ढंग से समझने वाला एक सिद्धांत है जो कि भूविज्ञान को समझने के लिए होता है। और ये भूविज्ञान हैरी फील्डिंग रेड, इसका जो पूरा नाम है साथियों, इसका पूरा नाम क्या है? तो हैरी फील्डिंग रीड इसका पूरा नाम है, जो ठीक है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और इसका लक्ष्य जो था साथियों, इसका लक्ष्य क्या था? तो भूकंप का पूर्वानुमान लगाना, यानी कि भूकंप का पूर्वानुमान लगाना, यानी कि अनुमान लगाना कि भूकंप किस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर तीसरा, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। कब? तो 1965 में किया गया था। और इसकी आधारशिला किसने रखा था? आधारशिला जो साथियों, आधारशिला किसने रखा था? ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी ने रखा था। ठीक है, कब? तो 1966 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर चौथा है, कोम्पेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यानी कि AM सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, AM जो साथियों ये है आपका उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। ठीक है, ये W और ये S, ठीक है, ये W और ये S दोनों एक ही है। आप लोग ऑप्शन भी इस तरह से कट छट कर सकते हैं अगर आपको पता होगा ये तब। तो ये W और ये S जो है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र, यानी कि ये आर्द्र जलवायु है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्या है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, या फिर इसे कहा जाता है सवाना जलवायु। ठीक है, आगे एक और जो है आपका AF पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये है आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जलवायु। ठीक है, एक और जो आपका पूछा गया था BWH, ये आपका गर्म रेगिस्तानी जलवायु। एक और जो पूछा गया था BWK, ये आपका ठंडी रेगिस्तानी जलवायु। ठीक है, एक और जो पूछा गया था BSK, ठंडी अर्धशुष्क जलवायु। इस और साथियों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ना ना भूलें अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका हो गया पांचवा, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मृदा। जो साथियों भारत में जो साथियों 43% भूमि क्षेत्र का जो साथियों ये कवर करता है और ये सबसे उपजाऊ और व्यापक मृदा है, ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मृदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक शुष्क गहनन यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों पंजाब, ऑप्शन सी, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऊपर नीचे हो गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में, देहरादून में है। और इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1981 में। और ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 8 है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों अरावली, अरावली में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अरावली पर्वत भारत के किस भाग में है? अगर आपसे पूछा जाए अरावली भारत के किस भाग में है, तो पश्चिमी भाग में है। ठीक है, पश्चिमी भाग में स्थित है। आगे सवाल नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का जो साथियों उपगमन नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों मात्रात्मक क्रांति, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10वां हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी में बहती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा जो साथियों एक प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम में बहने वाली एक सबसे बड़ी नदी है, पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा है। ठीक है,
ध्यान रखिए। और नर्मदा जो साथियों उत्तर में विंध्य श्रेणी, उत्तर में कौन सा है, तो विंध्य श्रेणी, और आपका दक्षिण, दक्षिण में सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी के बीच में बहने वाली एक जो है एक भ्रंश घाटी के बीच में ये पश्चिम की ओर बहती है। ध्यान रखिएगा कौन, तो ध्यान रखिएगा नर्मदा। और इसका उद्गम कहाँ पे होता है, उद्गम जो होता है साथियों अमरकंटक, अमरकंटक के पास जो एक माइकला श्रेणी है वहीं से निकलती है। और अमरकंटक ये जो माइकला श्रेणी है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।